जैक पंपकिनहेड की एमरल्ड सिटी तक की यात्रा। भोर में टिप को कद्दू के सिर ने जगाया। उसने अपनी आंखों से नींद मिटाई, एक छोटी सी नदी में नहाया और फिर अपनी रोटी और पनीर का एक हिस्सा खाया। इस तरह एक नए दिन के लिए तैयार होने के बाद लड़के ने कहा, चलो हम तुरंत चलना शुरू करते हैं। 9 मील काफ़ी दूरी है, लेकिन अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो हम दोपहर तक एमरल्ड सिटी पहुंच जाएंगे। इसलिए कद्दू का सिर फिर से आरा घोड़े की पीठ पर बैठ गया और यात्रा फिर से शुरू हुई। टिप ने देखा कि घास और पेड़ों का बैंगनी रंग अब फीका पड़कर लवेंडर रंग में बदल गया था, और कुछ ही देर में ये लवेंडर रंग हरा हो गया, जो धीरे धीरे चमकने लगा जैसे जैसे वे उस महान शहर के करीब पहुंचे जहां बिजू का राज करता था। छोटी सी टोली अभी 2 मील ही चली थी कि पीली ईंटों की सड़क को एक चौड़ी और तेज नदी ने 2 भागों में बांट दिया। टिप उलझन में था कि नदी को कैसे पार किया जाए, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि नदी के दूसरी ओर से एक आदमी नाव में सवार होकर आ रहा है। जब वह आदमी बैंक पहुंचा तो टिप ने पूछा, क्या आप हमें नाव से दूसरी ओर ले जाएंगे? हाँ, अगर आपके पास पैसे हों, मांझी ने उत्तर दिया, जिसका चेहरा क्रोधित और अप्रिय लग रहा था। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, टिप ने कहा। बिल्कुल भी नहीं, आदमी ने पूछा। बिल्कुल नहीं, लड़के ने उत्तर दिया। तो फिर मैं तुम्हें नाव से पार कराने में अपनी कमर नहीं तोड़ूंगा, मांझी ने निश्चयपूर्वक कहा। कितना अच्छा आदमी है, कद्दू सिर ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। नाविक ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। टिप सोचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत निराशा हो रही थी कि उसकी यात्रा अचानक समाप्त हो गई। मुझे निश्चित रूप से एमरल्ड सिटी जाना है, उसने नाविक से कहा, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं नदी कैसे पार कर सकता हूँ? वह आदमी हंसा, और यह हंसी अच्छी नहीं थी। वो लकड़ी का घोड़ा तैर जाएगा, उसने कहा, और तुम उस पर सवार होकर नदी पार जा सकते हो। जहां तक तुम्हारे साथ आने वाले कद्दू के सिर वाले पागल की बात है, उसे डूबने दो या तैरने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी चिंता मत करो, जैक ने कर्कश नाविक की ओर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि मैं खूबसूरती से तैरूंगा। टिप ने सोचा कि यह प्रयोग करने लायक है, और सॉहौज़, जो नहीं जानता था कि खतरे का क्या मतलब है, ने कोई आपत्ति नहीं जताई। इसलिए लड़का उसे पानी में ले गया और उसकी पीठ पर चढ़ गया। जैक भी घुटनों तक पानी में उतरा और घोड़े की पूंछ पकड़ ली ताकि वह अपना कद्दू जैसा सिर पानी से ऊपर रख सके। अब टिप ने आरा घोड़े को निर्देश देते हुए कहा, यदि तुम अपने पैर हिलाओगे तो संभवतः तुम तैर सकोगे, और यदि तुम तैरोगे तो संभवतः हम दूसरी ओर पहुंच जाएंगे। आरा घोड़े ने तुरंत अपने पैरों को हिलाना शुरू कर दिया, जो पतवारों की तरह काम कर रहे थे और साहसी लोगों को धीरे धीरे नदी के उस पार दूसरी तरफ ले जा रहे थे। ये यात्रा इतनी सफल रही कि जल्द ही वे भीगे हुए और टपकते हुए घास के किनारे पर चढ़ रहे थे। टिप की पतलून और जूते पूरी तरह भीग गए थे, लेकिन सॉहौज़ इतनी अच्छी तरह तैर रहा था कि उसके घुटनों से ऊपर का लड़का पूरी तरह से सूखा था। पंपकिनहेड के लिए उसके खूबसूरत कपड़ों की हर सिलाई से पानी टपक रहा था। सूरज जल्द ही हमें सुखा देगा, टिप ने कहा, और किसी भी तरह हम अब सुरक्षित रूप से नाव पार कर चुके हैं, नाविक के बावजूद, और अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। घोड़े ने कहा, मुझे तैरने में कोई परेशानी नहीं है। नहीं मैंने, जैक ने कहा। उन्होंने जल्द ही पीली ईंटों वाली सड़क को फिर से हासिल कर लिया, जो उस सड़क का विस्तार साबित हुई जिसे उन्होंने दूसरी तरफ छोड़ दिया था, और फिर टिप ने एक बार फिर आरा घोड़े की पीठ पर कद्दू के सिर को सवार किया। अगर तुम तेज चलाओगे, उसने कहा, तो हवा तुम्हारे कपड़े सुखाने में मदद करेगी। मैं घोड़े की पूंछ पकड़ लूंगा और तुम्हारे पीछे दौड़ूंगा। इस तरह हम सब बहुत ही कम समय में सूख जाएंगे। तो घोड़े को सक्रियता से कदम रखना चाहिए, जैक ने कहा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, आरा घोड़े ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। टिप ने उस शाखा का सिरा पकड़ लिया जो सॉहौज़ की पूंछ का काम करती थी, और जोर से पुकारा, उठो। घोड़ा अच्छी गति से चलने लगा और टिप उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर उसने सोचा कि वे और तेज चल सकते हैं, इसलिए उसने चिल्लाया, ट्रोट।
अब सॉहस को याद आया कि यह शब्द उसे जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से चलने का आदेश था, इसलिए वह बहुत तेज गति से सड़क पर चलने लगा और टिप को कड़ी मेहनत करनी पड़ी अपने पैरों को स्थिर रखने के लिए। उसे अपने जीवन में पहले से कहीं अधिक तेजी से भागना पड़ा। जल्द ही उसकी सांस फूलने लगी और हालांकि वह घोड़े को वाह कहना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह अपने गले से यह शब्द नहीं निकाल पा रहा था। फिर वह जिस पूंछ को पकड़ रहा था, उसका सिरा, जो एक सूखी शाखा से ज्यादा कुछ नहीं था, अचानक टूट गया और अगले ही मिनट लड़का सड़क की धूल में लौट रहा था, जबकि घोड़ा और उसका कद्दू सिर वाला सवार तेजी से आगे बढ़ा और जल्दी ही दूरी में गायब हो गया। जब तक टिप ने अपने आप को संभाला और अपने गले से धूल साफ की ताकि वो कह सके वाह, तब तक उसे आगे कहने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि घोड़ा बहुत पहले ही नजरों से ओझल हो चुका था। इसलिए उसने वही किया जो वह समझदारी से कर सकता था। वह बैठ गया और अच्छी तरह आराम किया और फिर सड़क पर चलने लगा। किसी समय मैं अवश्य ही उनसे आगे निकल जाऊंगा, उसने सोचा, क्योंकि सड़क एमरल्ड सिटी के द्वार पर समाप्त हो जाएगी और वे उससे आगे नहीं जा सकते। इस बीच जैक खंभे को मजबूती से पकड़े हुए था और सॉहस एक रेसर की तरह सड़क पर तेजी से दौड़ रहा था। उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि टिप पीछे रह गया है, क्योंकि कद्दू का सिर इधर उधर नहीं देख रहा था और सॉहस भी नहीं देख सकता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, जैक ने देखा कि घास और पेड़ चमकीले पन्ने हरे रंग के हो गए थे, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि वे ऊंचे शिखरों और गुंबदों के दिखाई देने से पहले ही एमरल्ड सिटी के करीब पहुंच गए थे। अंततः हरे पत्थरों की एक ऊंची दीवार, जो मोटे तौर पर पन्ने से जड़ी हुई थी, उनके सामने आ खड़ी हुई, और इस डर से कि सॉहस को रुकने का पर्याप्त ज्ञान नहीं होगा और इसलिए वह उन दोनों को इस दीवार से टकरा देगा, जैक ने जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाने का साहस किया, वाह। घोड़े ने इतनी अचानक आज्ञा मान ली कि यदि वह अपनी बात पर अड़ा न होता तो जैक सिर के बल नीचे गिर जाता और उसका सुंदर चेहरा खराब हो जाता। ये तो बहुत तेज यात्रा थी, प्यारे पिताजी, उसने आश्चर्य से कहा, और फिर कोई उत्तर न सुनकर उसने पलटकर देखा और पहली बार देखा कि टिप वहां नहीं था। इस स्पष्ट परित्याग ने कद्दू के सिर को हैरान कर दिया और उसे बेचैन कर दिया। और जब वह सोच रहा था कि लड़के का क्या हुआ और ऐसी कठिन परिस्थितियों में उसे आगे क्या करना चाहिए, तो हरी दीवार में प्रवेश द्वार खुला और एक आदमी बाहर आया। यह आदमी छोटा और गोल था और उसका मोटा चेहरा बहुत ही नेकदिल लग रहा था। उसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और सिर पर ऊंची, नुकीली हरी टोपी और आंखों पर हरा चश्मा पहना हुआ था। कद्दू के सिर के सामने झुकते हुए उसने कहा, मैं एमरल्ड सिटी के द्वारों का संरक्षक हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और आपका व्यवसाय क्या है? मेरा नाम जैक पंपकिनहेड है, दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जहाँ तक मेरे व्यवसाय का सवाल है, मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह क्या है। द्वारपाल आश्चर्यचकित हो गया तथा उसने अपना सिर हिलाया, मानो वह उत्तर से असंतुष्ट हो। तुम क्या हो, एक आदमी या एक कद्दू? उसने विनम्रता से पूछा। दोनों, यदि आप चाहें, जैक ने उत्तर दिया। और ये लकड़ी का घोड़ा, क्या ये जीवित है? गार्जियन ने पूछा। घोड़े ने एक टेढ़ी आंख ऊपर की ओर घुमाई और जैक को आंख मारी। फिर वह उछला और अपना एक पैर गार्जियन के पंजों पर रख दिया। आह! आदमी चिल्लाया, मुझे खेद है कि मैंने ये सवाल पूछा, लेकिन जवाब बहुत ही विश्वसनीय है। क्या आपको एमरल्ड सिटी में कोई काम है? मुझे लगता है कि मेरे पास है, कद्दू सिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, लेकिन मैं नहीं सोच सकता कि यह क्या है। मेरे पिता इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन वे यहाँ नहीं हैं। यह एक अजीब मामला है, बहुत अजीब, गार्जियन ने कहा, लेकिन आप हानिरहित लगते हैं। जब लोग शरारत करना चाहते हैं तो वे इतनी खुशी से नहीं मुस्कुराते। जहाँ तक उस बात का सवाल है, जैक ने कहा, मैं अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं सकता, क्योंकि यह मेरे चेहरे पर जैक चाकू से उकेरी गई है। ठीक है, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, संरक्षक ने फिर कहा, और मैं देखूंगा कि तुम्हारे लिए क्या किया जा सकता है। इसलिए जैक सॉहस पर सवार होकर गेटवे से होते हुए दीवार में बने एक छोटे से कमरे में पहुंचा।
गार्जियन ने घंटी की रस्सी खींची और कुछ ही देर में एक बहुत लंबा सिपाही हरे रंग की वर्दी पहने सामने के दरवाजे से अंदर आया। इस सिपाही ने अपने कंधे पर एक लंबी हरी बंदूक लटका रखी थी और उसकी सुंदर हरी मूंछें उसके घुटनों तक थीं। गार्जियन ने तुरंत उससे कहा, यह एक अजीब सज्जन है जो नहीं जानते कि वह एमरल्ड सिटी में क्यों आए हैं या वह क्या चाहते हैं। मुझे बताओ, हम उनके साथ क्या करें? हरी मूंछों वाले सिपाही ने जैक को बहुत ध्यान और जिज्ञासा से देखा। अंत में उसने अपना सिर इतनी सकारात्मकता से हिलाया कि उसकी मूंछों पर छोटी छोटी लहरें उठीं और फिर उसने कहा, मुझे उसे महामहिम बिजुका के पास ले जाना होगा। लेकिन महामहिम बिजुका उसके साथ क्या करेंगे? द्वारपाल ने पूछा। ये तो महाराज का काम है, सिपाही ने कहा। मेरे पास अपनी बहुत सी परेशानियां हैं। बाहर की सारी परेशानियां महाराज को सौंप देनी चाहिए। इसलिए इस आदमी को चश्मा पहना दो और मैं इसे राजमहल ले जाऊंगा। इसलिए गार्जियन ने चश्मों का एक बड़ा बॉक्स खोला और जैक की बड़ी गोल आंखों के लिए एक जोड़ी चश्मों को फिट करने की कोशिश की। मेरे पास एक भी चश्मा नहीं है जो सचमुच आपकी आंखों को ढक सके, छोटे आदमी ने आह भरते हुए कहा, और आपका सिर इतना बड़ा है कि मुझे चश्मा बांधना पड़ेगा। लेकिन मुझे चश्मा पहनने की क्या जरूरत है? जैक ने पूछा। ये यहाँ का फैशन है, सैनिक ने कहा, और वे आपको भव्य पन्ना शहर की चमक और चकाचौंध से अंधे होने से बचाएंगे। ओह, जैक ने कहा, उन्हें बांध दो, हर हाल में। मैं अंधा नहीं होना चाहता। नहीं मैं। सौहौज में यह वाक्य फूट पड़ा, इसलिए एक जोड़ी हरा चश्मा जल्दी से उसकी उभरी हुई गांठों पर बांध दिया गया जो उसकी आंखों के काम आती थीं। फिर हरी मूंछों वाले सैनिक ने उन्हें भीतरी द्वार से अंदर ले जाया और वे तुरंत ही खुद को शानदार एमरल्ड सिटी की मुख्य सड़क पर पाया। खूबसूरत घरों के सामने चमकते हरे रत्न लगे हुए थे और मीनारें और बुर्ज सभी पन्ने से जड़े हुए थे। यहाँ तक कि हरे संगमरमर के फर्श भी कीमती पत्थरों से चमक रहे थे, और यह वास्तव में एक भव्य और अद्भुत दृश्य था, जिसे पहली बार देखने वाले के लिए। हालांकि कद्दू सिर और आरा घोड़े को धन और सुंदरता के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने हरे चश्मे के माध्यम से देखे गए अद्भुत दृश्यों पर बहुत कम ध्यान दिया। वे शांतिपूर्वक हरे सैनिक के पीछे चले गए और उन्होंने हरे लोगों की भीड़ पर ध्यान नहीं दिया जो आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। जब एक हरा कुत्ता बाहर भागकर आया और उन पर भौंकने लगा, तो सौहौज ने तुरंत अपने लकड़ी के पैर से उस पर लात मारी और उस छोटे जानवर को एक घर में भेज दिया। लेकिन इससे अधिक गंभीर कोई घटना नहीं घटी जिसने शाही महल की ओर उनकी प्रगति में बाधा डाली। कद्दू का सिर हरे संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़कर सीधे बिजुका के सामने जाना चाहता था, लेकिन सिपाही ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी। इसलिए जैक बड़ी कठिनाई से घोड़े से उतरा और एक नौकर ने सौहौज को पीछे की ओर ले गया, जबकि हरी मूंछों वाला सैनिक कद्दूहेड को सामने के प्रवेश द्वार से महल के अंदर ले गया। अजनबी को एक सुंदर ढंग से सुसज्जित प्रतीक्षा कक्ष में छोड़ दिया गया, जबकि सैनिक उसे घोषणा करने गया। ऐसा हुआ कि इस समय महामहिम अवकाश पर थे और कुछ करने की इच्छा के कारण बहुत ऊब गए थे, इसलिए उन्होंने अपने आगंतुक को तुरंत अपने सिंहासन कक्ष में ले जाने का आदेश दिया। जैक को इस शानदार शहर के शासक से मिलने में कोई डर या शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह सभी सांसारिक रीति रिवाजों से पूरी तरह अनभिज्ञ था। लेकिन जब उसने कमरे में प्रवेश किया और पहली बार महामहिम बिजुका को अपने चमचमाते सिंहासन पर बैठे देखा, तो वह आश्चर्य से दंग रह गया।